नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल आपको बताते हुए चले कि इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और यात्रा में भाग लिया। परंपरा और आस्था के इस पावन मौके पर हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही, जहां पूरे भक्ति भाव के साथ रथ को खींचा गया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मौजूदगी में आयोजन को और भी भव्य बना दिया गया। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस्कॉन मंदिर पहुंचकर भगवान राधा मदन मोहन की आरती की और आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने गीता जयंती और अन्य धार्मिक आयोजनों को भव्य तरीके से मनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उज्जैन को संस्कृति और अध्यात्म का वैश्विक केंद्र और वेलनेस हब बनाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं और प्रशासन को आयोजन की सफल व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे आदिवासी समुदाय के लोगों ने अभयारण्य क्षेत्रों में हो रही परेशानियों की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनके पारंपरिक व्यवसाय और गांवों को बेदखल करने की धमकियां मिल रही है। शिवराज सिंह ने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इन समस्याओं को गंभीरता से लेंगे और सरकार आदिवासी हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। आदिवासी भाई बहन मिलने आए थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी गरीब हितैषी, आदिवासी हितैषी हैं। आदिवासी भाई बहनों की जो तकलीफ थी वो उन्होंने हमें बताई है। विशेषकर कोई अभयारण्य की बात फिर से हुई है, जहां उनके गांव बने हैं और जहां पुराने कब्जे हैं वहां से बेदखल करने की आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने हम इनकी पूरी तकलीफ रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री गरीब हितैषी, आदिवासी हितैषी है और निश्चित तौर पर सुनकर जहां समस्या है उसका वे समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो गरीब की सेवा भगवान की पूजा है। सारे भाई बहनों से हमने यही बात कही है कि मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी सारी समस्या रखेंगे और कोई तकलीफ ना हो इसकी कोशिश करेंगे। आदिवासी तो वही छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सदियों पुरानी परंपरा गोंचा महापर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। ये पर्व पिछले 618 सालों से मनाया जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। बस्तर की इस खास परंपरा में भक्त तुपकी पानी यानी कि बांस की नली से भगवान को सलामी देते हैं, जो इस पर्व को और भी अनोखा बना देता है। हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी को और हमारे रथ यात्रा के अवसर पर उनका आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों को प्राप्त हो और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आज का बड़ा ही पावन दिवस है, पवित्र दिवस है। इसी दिन शाला प्रवेश उत्सव का भी है, तो जगन्नाथ जी की कृपा सभी पर बनी रहे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता के जो रथ यात्रा है वो आज यहाँ उल्लास संपन्न होगा पूरे देश में और इसकी भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लगभग 150 जवान तैनात किए गए हैं। गोंचा महापर्व में आज सबसे बड़ा जो दिन होता है जिसमें रथ यात्रा आज चालू होगी, जो कि सिरासर भवन से स्टार्ट होकर के गोल बाजार चौक, मिताली चौक और दंतेश्वरी मंदिर की तरफ जाएगी।
ट्रैफिक डाइवर्शन अभी से स्टार्ट कर दिया गया और गोल बाजार चौक से सिरासा चौक अभी कोई जीरो ट्रैफिक कर दी गई है। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंगली हमने हर जगह पे पिकेट पॉइंट्स लगाए हैं और वहाँ पे ट्रैफिक को जीरो कर दिया जाएगा ताकि रथ यात्रा और उसमें शामिल होने वाले सभी जो भक्त हैं उनको किसी प्रकार से तकलीफ ना हो। हर पॉइंट्स में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, सारे जितने भी ओपनिंग्स है वहाँ पे पिकेट्स लगे हुए हैं। उसके अलावा बाइक पेट्रोलिंग भी चल रही है ताकि किसी प्रकार से किसी भी तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक उस समय में ना आए जब रथ यहाँ पे क्रॉस करेगी। तो पुलिस की चौक चबंद व्यवस्था के बीच में ये रथ यात्रा संपूर्ण हो जाएगी और इसी बीच में जितने भी लोकेशंस में रिक्वायरमेंट हमें लग रही कि यहाँ पे कभी भी किसी अचानक से लोग आ सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी बल लगी हुई है हमारे। वहीं एमसीबी जिले के वार्ड नंबर 19 में नदी किनारे 35 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही रिटर्निंग वॉल की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस निर्माण कार्य में ना तो मापदंडों का पालन हो रहा है और ना ही इंजीनियरों की निगरानी मौजूद है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने इस निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से तत्काल तकनीकी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते जांच नहीं हुई तो जनता के टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या 35 लाख का ये निर्माण भी कागजों में सिमट जाएगा या प्रशासन वास्तव में दोषियों पर कार्रवाई करेगा। में नगरीय निकाय को चाहिए कि उस कार्य की जांच करा ले। यदि कार्य में किसी प्रकार की गुणवत्ता में कोई कमी है तो उस कार्य को रोके और उसमें गुणवत्ता में सुधार कराए। यदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं तो काम निरंतर आगे चलता रहे। परंतु यदि सवाल उठने के बावजूद सत्ता में बैठे नगरीय निकाय के सत्ता में और प्रदेश की सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं काम की गुणवत्ता में निश्चित ही कोई ना कोई कमी है और जनप्रतिनिधियों का उसमें संरक्षण है, वो इस भ्रष्टाचार में उनकी मौन सहमति है। अभी अध्यक्ष जी और हम गए थे, हमारे पार्षद जी भी थे साथ में सर। वहाँ जाकर देखे गुणवत्ताहीन कोई भी काम नहीं होना चाहिए। उन्हें ठेकेदार साफ शब्द में बोल दिए हैं हमारी परिषद में कोई भी गुणवत्ताहीन काम होगा और कोई शिकायत आएगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा और उसकी जांच का निर्देश दिए गए हैं। यदि कहीं भी थोड़ा भी यदि शिकायत होता है तो उसको हम जांच के लिए भेजेंगे उचित अधिकारी के पास। वहीं एमसीबी जिले के बहरासी गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई के तहत बन रही सड़क में बड़े पैमाने पर घटिया निर्माण का आरोप लग रहा है। गांव वालों का कहना है कि ना इंजीनियर साइट पर मौजूद है, ना निर्माण सामग्री मानकों पर खरी उतर रही है, लेयरिंग अधूरी है, रोलिंग जैसे तैसे हो रही है। ये सड़क विकास नहीं, घोटाले की तस्वीर बनती जा रही है। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत की बात कहते हुए निर्माण कार्य को तत्काल रोकने की, सामग्री का लैब टेस्ट कराने और जिम्मेदार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में जब अधिकारियों से प्रतिक्रिया मांगी गई तो कोई जवाब नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा या ये घोटाला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। तो वहीं बीजापुर में माओवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है, जहां 23 लाख रुपए के इनामी समेत कुल 13 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में कई डिवीजनों के एसीएम, केएमएस अध्यक्ष, पीएलजीए और मिलिशिया सदस्य शामिल है। सरकार की पुनर्वास नीति, संगठन में आंतरिक मतभेद और मुख्य धारा में लौटने की इच्छा को इस आत्मसमर्पण की मुख्य वजह बताया गया है। सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। यह आत्मसमर्पण माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। तो वहीं बस्तर जिले में सरकार की पहल पर शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया ताकि कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित ना रहे। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने बच्चों के हौसले को अफजाई की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि अब बस्तर से भी बच्चे आईएएस आईपीएस बनकर निकल रहे हैं। वहीं बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बताया कि वे खुद इसी स्कूल में पढ़े हैं और आज उसी स्कूल में मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पहले से काफी सुधार हुआ है और बस्तर की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ अब शिक्षा में भी बदलाव आ रहा है। परिवर्तन हुआ है पिछले 1.5 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और जिस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से हो
व्यवस्थाओं की दृष्टि से हो, छात्रों के हित में। और बहुत सारे ऐसी योजनाएं, बहुत सारे ऐसे कदम। अब तो क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आधुनिक शिक्षा जो है, व्यावसायिक शिक्षा से लेकर कई पाठ्यक्रम में शामिल हुआ है, जिसका लाभ हमारे बस्तर के बच्चों को निश्चित रूप से मिलता हुआ दिख रहा है। अब बस्तर से भी IAS, IPS और PSC सेलेक्ट होकर और कृपाल जी में सब जा रहे हैं बच्चे। ये इस बात का द्योतक है कि पढ़ाई का स्तर निरंतर सुधर रहा है। देखिए, आज 2025-26 का साला प्रवेशोत्सव को हम लोग मना रहे हैं और जिला स्तरीय साला प्रवेशोत्सव में 7 ब्लॉक से यहाँ शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यार्थी उपस्थित हैं, क्योंकि मानव जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण अधिकार को वास्तव में मानव जीवन को समझने के लिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए आज साला प्रवेशोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और इसी साला से मैं भी एक 200 वर्ष पढ़ाई करने का सौभाग्य मिला था। और आज जब बहुत समय हम लोग पढ़ते थे, आने की दिक्कत था, रहने का दिक्कत था, लेकिन आज सरकार के द्वारा बहुत सारे साला विकास के लिए बहुत सारे मूलभूत सुविधाएं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं नारायणपुर जिले में स्वास्थ्य अव्यवस्थाओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कड़ा विरोध जताया है। जिला अस्पताल में OPD 16 घंटे से अधिक समय से बंद है, जिससे अबूझमाड़ और आसपास के सुदूर क्षेत्रों से आए ग्रामीण मरीज बेहाल हैं। इस स्थिति को लेकर कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने हाल ही में अपर कलेक्ट्रेट द्वारा डॉक्टर के साथ किए गए कथित अभद्र व्यवहार पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस की मांग है कि अपर कलेक्टर पर तत्काल जांच शुरू की जाए, जांच पूरी होने तक उन्हें पद से हटाया जाए और डॉक्टर से सार्वजनिक माफी मंगवाई जाए। हम लोग कल वहाँ जिला सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है और जिससे OPD व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जिससे हमारे दूर दूर से ओरछा, अबूझमाड़ के जितने गांव से मरीज आ रहे हैं, वे अपना इलाज अधूरा छोड़ के वहाँ से लौट रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हम लोग जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उनकी व्यवस्था के कारण आज हम लोग उनसे नहीं मिल पाए। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस समस्या का जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान शीघ्र निकाले और जो भी उचित कार्रवाई है करें। हम लोग तो वहीं बस्तर के जगदलपुर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 राज्यों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से नगद, ATM कार्ड, बायोमेट्रिक डिवाइस सहित ठगी से जुड़ा सामान भी जब्त किया है। बस्तर पुलिस की इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता भी माना जा रहा है। माह में बोधघाट थाने में एक रिपोर्ट आई थी प्रार्थी अमलेश कुमार के द्वारा कि उनके खाते में कुछ लोन की रकम आई है और वो लोन की रकम अपने आप से डिसबर्स हो गई है। नहीं उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, नहीं कोई पैसा उनको रिक्वायरमेंट थी, और जो पैसा उनके खाते में आया वो अपने आप से चला भी गया है। तो इस तरीके से एक ठगी की घटना सामने आई थी। तो इसमें तत्काल FIR लेकर के हम लोगों की जो साइबर की टीम है, साइबर क्राइम जो एनालिसिस करती है, वो टीम लगातार इसमें एक्शन में आई और इन्होंने इस पे फिर एनालिसिस चालू किया। एनालिसिस करने पर ये समझ में आया है कि इस घटना के जो तार हैं वो झारखंड के जामताड़ा से और मुंबई से दोनों जगह से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने पूरी वर्क करके अपनी 2 टीमों को रवाना किया। एक टीम झारखंड गई और एक टीम मुंबई गई। मुंबई से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक सत्यम और एक संतोष, और झारखंड से अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये लोग APK फाइल्स भेज करके लोगों के अलग अलग मोबाइल नंबर्स पे तो वही छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित ऐतिहासिक राजमहल पर बुधवार को हमला कर दिया गया। करीब 20 लोगों की भीड़ ने जबरन महल में घुसकर तोड़फोड़, लूटपाट, मारपीट और महिलाओं से छेड़छाड़ की। पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड राजेश शर्मा, राजकुमार अग्रवाल और अमन जोशी समेत लगभग 15 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक ये पहला राजमहल की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्वर्गीय राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह की संपत्ति और दत्तक पुत्र को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। हमलावरों ने कब्जे की नीयत से महल पर धावा बोला था।
घटना को लेकर बीएनएस की विभिन्न धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच में और भी नाम सामने आ सकते हैं। देखिए 25 तारीख को जो है शक्ति में दोपहर के 3 बजे कुछ विवाद हुआ था, जिसमें कुछ लोग जो शक्ति के निवासी हैं और कुछ लोगों को लेकर के जो लड़के हैं उनको लाठी डंडा हथियार हथौड़े के साथ लेकर के अनाधिकृत रूप से शक्ति महल में प्रवेश किए थे। और मामला इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि जो प्रवेश किए थे उसमें से 6 लोग, जिसमें से अपचारी बालक भी है, वो मौके पर ही हम लोग को पकड़ में आया था। और जिससे पूछताछ पर स्पष्ट हुआ कि तुर्री धाम में सबसे पहले शक्ति के निवासी राजेश शर्मा, राजकुमार अग्रवाल तथा अमंग जोशी कुछ लड़कों को इकट्ठा किए थे और महल पर कब्जा करना है यह कहकर वो लाए थे, और महल में जो भी कुछ मिले उसको तोड़फोड़ करना और उनको बाहर निकालना जो महल में रह रहे हैं। इस दरमियान महल में जो पीड़िता है अपने कुछ सहयोगियों के साथ और महल के कर्मचारियों के साथ निवासरत थी। दरवाजे का ताला तोड़कर और वहां कई सामानों को नुकसान पहुंचाते हुए वहां पर खड़ी गाड़ियों को भी तोड़फोड़ किया गया था। वही छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार जिले में सरकारी प्राथमिक स्कूल की हालत बदहाल है। गांजरडीह गांव में पिछले 5 सालों से स्कूल सार्वजनिक भवन में संचालित हो रहा है। ना भवन है, ना रसोई घर। बच्चे मिट्टी के घर में बना खाना खाते हैं और पढ़ाई के लिए सार्वजनिक भवन में जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था की ये तस्वीर सुशासन के तमाम दावों को आईना दिखा रही है। सर ये जो है विगत 3 साल से हम लोग यहीं पे स्कूल चला रहे हैं। तो शासन द्वारा निर्देश दिया गया था कि जो भी स्कूल जर्जर हैं उनको मृत घोषित किया जाए, और उसी आधार पर हमने उनको मृत घोषित किया और आगे सूचित भी किया अपने कार्यालय में। और उस दिन से हम लोग ये गाँव वाले से सामंजस्य स्थापित कर हमने यहाँ पर सारा संचालित हो रहा है। सर कितने साल हो गए सर? ये 3 साल हो गए, ये तीसरा सत्र है। अगर भवन के बोला जाए हमने इस बारे में BRC महोदय उनसे संपर्क किया, जब ऑफिस गए थे तो वहाँ पता चला कि भवन जो है आपका स्वीकृत हो गया है, अब कुछ ही दिन में बनने वाला है, ठेका हो गया है। जी हमारे यहाँ अधिकारी जो BRC महोदय एक बार आए थे, जब समन्वयक और छोटे अधिकारी आते रहे। विज्ञान ने भले ही आज चांद और मंगल तक पहुंच बना ली हो, लेकिन प्रकृति के सामने आज भी मानव बेबस नजर आता है। मौसम को लेकर हम जितने भी अनुमान लगाए, एक ही पल में बदलती प्राकृतिक दशा हमें याद दिला देती है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है। कई बार किसी अनजान सही यात्री से बातचीत की शुरुआत हम मौसम के जिक्र से करते हैं। क्या शानदार मौसम है, कितनी गर्मी है, या इस बार बारिश अच्छी होगी क्या? ये सवाल हमारे जीवन के सबसे सामान्य लेकिन अहम हिस्से हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आज बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी पहले से दे देता है, लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी लोग आसमान की दिशा, बादलों की चाल और हवाओं की गति को देखकर अनुमान लगाते हैं। हालांकि अब यह अनुमान और विज्ञान दोनों ही प्रकृति के वास्तविक ताकत के सामने फीके पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश भर में पिछले कुछ दिनों में प्रकृति के कहर से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, खासकर आकाशीय बिजली से। तो आज हम इसके प्रभाव, होने वाले नुकसान और इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में जानेंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। वज्रपात सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना। वज्रपात वैसे तो दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना मानी जाती है। वर्ष दर वर्ष बढ़ रही इसकी तीव्रता, लेकिन साल दर साल इसकी तीव्रता जिस तरह बढ़ रही है वह गंभीर चिंता का कारण है। पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा, इसे पर्यावरण असंतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। वैश्विक तापमान के कारण बढ़ रहा वज्रपात। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक ताप का खतरा अगर इसी प्रकार बढ़ता रहा, बिजली गिरने की घटनाएं 50% बढ़ेगी। तो आज के मुकाबले इस सदी के अंत तक बिजली गिरने की घटनाएं 50% तक बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में वज्रपात से एक दिन में 12 मौत, बिहार के 5 जिलों में 15 से अधिक मौत, महाराष्ट्र में आकाशीय बिजली से 8 मौत, 10 घायल, गुजरात में वज्रपात से अब तक 17 की मौत, उत्तराखंड में वज्रपात से अब तक कई मौतें हुई। बरसात के साथ बढ़ा वज्रपात का खतरा।
इसलिए बरसात शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से वज्रपात की घटनाएं सामने आने लगती है। कई पेड़ जल गए। इस साल इससे लोगों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुल मौत के आंकड़ों की बात करें तो 25 से 30 के आसपास है। हम अगर बिहार की बात करें तो पिछले 5 जिलों में बिजली की चपेट में आने से 15 से अधिक मौत हुई है। बेगूसराय में 5, दरभंगा में 4, मधुबनी में 30, सहरसा में 2 और समस्तीपुर में 1 शख्स की जान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 लोगों की जानें गई और 10 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से अधिकतर मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई है। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 17 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। वज्रपात के प्रभाव, आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। अब अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। शारीरिक चोटें, जिनमें शारीरिक चोटें, मानसिक समस्याएं, संपत्ति को नुकसान शामिल है। इससे बचाव की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पानी से दूर रहें, तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें, धातु की वस्तुओं, पेड़ों और ऊंची इमारतों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग निकाल दें, खुले मैदानों में या पेड़ों के नीचे शरण ना लें, समुदाय को जागरूक करें। इसलिए वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है। विज्ञान चाहे जितने भी तरक्की कर ले, प्रकृति की शक्ति के आगे आज भी इंसान असहाय नजर आता है। आकाशीय बिजली सिर्फ एक पल का तांडव होती है, लेकिन उसका असर जीवन भर का दर्द छोड़ जाता है। इस साल देश के कई राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस सदी के अंत तक वज्रपात की घटनाएं 50% तक बढ़ सकती है, जो और भी डरावना है। और दुनिया के देशों को भी चाहिए कि इस दिशा में मिलकर काम करें। लेकिन फिलहाल सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। तूफान के समय खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों की छांव या धातु की वस्तुओं के पास ना जाए और घर में सुरक्षित स्थान पर रहे। याद रखें, एक छोटी सी सावधानी आपका जीवन बचा सकती है। वज्रपात सब। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।